आप देख रहे हैं बीबीसी हिंदी का फेसबुक लाइव। ऐसे समय में जब दिल्ली और पूरे देश में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CUET चल रहा है, वैसे तो इसको 4 चरणों में होना चाहिए था, लेकिन 2 चरण और बढ़ा दिए गए हैं। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो NEET के एग्जाम्स भी लेती है, तो वो इसको कंडक्ट कर रही है, संचालित कर रही है। इसके फेज़ 1 में लगभग जो इन्होंने अपना बयान जारी किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परसों ही जारी किया है, और उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण में 2,49,000 लोग कैंडिडेट्स अपीयर हो चुके, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसी तरह से फेज़ 2 में 4, 5 और 6 अगस्त को 1,91,000 कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया। कुल मिलाकर के 4 फेज में 10 लाख जो कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं जो 12वीं पास, उनके वो इसमें अपीयर हुए। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब आपने टेलीविज़न देखा होगा कई सालों में, और जब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जाते होंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर कोहराम जैसा माहौल रहता है कॉलेजेस में। कई जगह पर तो कट ऑफ 100% नंबर्स, मतलब 100%। वैसे जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया और दूसरे नामी ग्रामी कॉलेज हैं, वहां पर कट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो जो जिस बच्चे को 80% से भी ऊपर आए, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है दिल्ली में, इसलिए क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊंचा जा रहा है। यही सोचते हुए सरकार ने इस बार एक नया ये तरीका लिया कि अब पूरे भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक कॉमन टेस्ट होगा, और उस स्कोरिंग के हिसाब से छात्र अपने अपने कॉलेज और अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो चुन सकेंगे। अब जैसे मुझे एक दृश्य याद है कि किसी बड़े कॉलेज का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि 97.8% जिसको आया उसको एडमिशन मिल गया, लेकिन 97.7 जिसको मिला वो दहाड़े मार मार के बच्चा रो रहा था। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसलिए सरकार ने अब ये जो एग्ज़ाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू करवाना चाहा, और ये शुरू भी हुआ अच्छी तरह से। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लगभग 234 सिटीज़ का यहाँ पे प्राय है कि बड़े शहर, कस्बे सब मिलाकर, और 33 राज्य जो हैं, यूनियन टेरिटरीज, इसमें एग्ज़ाम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अकेले 36,036 सेंटर्स हैं, 36,036 कैंडिडेट्स हैं, माफ़ कीजिएगा, और 91 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर है, 11,252 कैंडिडेट्स हैं, 22 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। उसी तरह से और जगहों पर भी इसी तरह है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं प्रथम जो कोचिंग सेंटर है, जहां पर बच्चे कंबाइंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए तैयारियां करते हैं। ये यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। कुछ समझ इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि होने तो थे ये 4 चरण में, लेकिन फिर ये 2 चरण बढ़ गए। और टास्क फोर्स, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका कहना है कि कुछ ग्लिच आ गया था। कई स्टूडेंट्स के क्या हुआ कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे एग्जाम के दिन, और वो एग्जाम नहीं हुआ और रद्द कर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं था। जो लोग बाद में जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बहुत अहम विषय है। आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे सब्जेक्ट्स का चयन होता है, कैसे स्टूडेंट्स जो है अब सेंटर्स पे जाते हैं, कैसे उन्हें लास्ट मिनट तक चेक करना पड़ता है कि सेंटर उनका कहाँ पर है, किस जगह पर उनको सेंटर दिया या रद्द कर दिया गया, ये सब उनको कुछ पता नहीं चलता। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ, आपने एग्जाम दिया? जी दिया था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपका नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा। मैंने दिया था, मेरा 10 को था एग्ज़ाम, 10 अगस्त को, मतलब 4 एग्ज़ाम थे। एक तो इंग्लिश, मैथ्स, जनरल टेस्ट और बिजनेस। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो पेपर डिले हो गया, लास्ट मोमेंट पे पेपर डिले हो गया था। पता चला 23 को सेंटर है। फिर जब 17 तारीख को गए तो मेल आया था आपका सेंटर कल है, पर कभी दिखा रहे हैं मेरा सेंटर 23 को है, एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, कभी दिखा रहे हैं 21 को है। मतलब कुछ बहुत एंजाइटी थी कि पेपर कब है, प्रिपरेशन कब तक करूँ। अब कल जाके मेरा पेपर हुआ है, कल कंप्लीट हो गया। और टेक्निकल ग्लिचेस बहुत थे उसमें, मतलब जैसे स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही है, पूरी पेपर कर रहे हैं, स्क्रीन ब्लैंक हो गई, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा, कभी कभार टाइम बहुत ज्यादा टाइम मिलता भी नहीं, एडजस्ट भी नहीं करते आगे तक। आप देख रहे हैं बीबीसी हिंदी का फेसबुक लाइव, और हम बच्चों से बात कर रहे हैं जो ये कॉमन कॉलेज के जो एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुए हैं उसके बारे में।
जैसे ये अल्ताफ बता रहे थे कि 11th आवर तक इनको कुछ पता नहीं चला, हालांकि अब इनका हो गया है, लेकिन कोहराम मच गया होगा, स्टूडेंट्स बड़े यस परेशान सर, होंगे। बहुत परेशान हो गए थे। मतलब लड़ाई कुछ वो तोड़ने भी लगे थे बहुत सारी, थोड़ा एनटीए में था मेरा, तो मैं थोड़ा पुलिस की बहुत वो हो गया था वहाँ पे, बच्चे बहुत वो हो गए थे। आप Well, my name is Samir. It seems so bad luck await for me in that exam. Well, when I went there, the rumor was spread that exam was cancelled. Although my exam was not cancelled, but the center was changed. I have an exam in the Noida, but it is shifted to North Campus. Okay, well, हम आपको अब अंदाजा लगाइए कहाँ नोएडा और कहाँ नॉर्थ कैंपस। Yes. After इसके बाद भी वहाँ जाने के बाद पहुँचने के बाद वहाँ पे टेक्निकल एरर बहुत सारे थे. There was anxiety and the stress created in my mind. Well, उसके बाद एग्जाम तो हुआ, लेकिन it seems so bad experience for me and bad feedback I will provide on this exam. ये बहुत अहम है बच्चों को जानना जो तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पास कर ली है जिन लोगों ने और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। मैं पहले बच्चों से उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम युक्ता है एंड मेरे को जब सीयूईटी के बारे में पता चला था तो मैं बहुत खुश थी ये जान के, 2 रीजंस की वजह से। एक, क्योंकि जो मैं स्ट्रीम सेलेक्ट करी थी 11th और 12th में, मेरे सब्जेक्ट्स जिनमें मैं सीयूईटी देना चाहती थी वो नहीं था जिस कोर्स में मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो वो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट था सीयूईटी का। एंड सेकेंड चीज़, जो स्टेट बोर्ड्स के डिफरेंट स्कोर्स की वजह से कट ऑफ में डिस्पैरिटी आ जाती है, प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो गई थी सीयूईटी की वजह से। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। मेरे एग्ज़ाम की डेट 2 बार शिफ्ट हो चुकी है एंड जब मैंने पिछली बार अपना एग्ज़ाम दिया तो बीच में सर्वर्स चलने बंद हो गए थे, उसकी वजह से हम लोग को हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पूरा ख़त्म करके अपना एग्ज़ाम सबमिट भी कर दिया था उन लोगों का भी कैंसिल हो गया एंड उस वजह से हम लोग को अपना एग्ज़ाम अब दोबारा देना पड़ेगा। हमारे नए एडमिट कार्ड्स आए हैं, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो ये डिसअपॉइंटेड हैं, और जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि 12वीं पास बच्चे जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं किस तरह पापड़ बेलने पड़ते हैं उन्हें कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। हालांकि रास्ता निकाला है सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, लेकिन थोड़ा अभी दिक्कत है बच्चों के साथ, क्योंकि एक तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस तरह से कंडक्ट कर रही है, ग्लिचेस आ रहे हैं तो कैंसिल करना पड़ रहा है एग्जाम, सेंटर्स अचानक आखिर वक्त में चेंज हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से माँ बाप जो साथ जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, वो भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल है और मेरा जो आपने दे दिया? मेरा पेपर जिस दिन मैं गया उस दिन मेरा सेंटर ही चेंज हो गया। जैसे मेरा भी 11th आवर में आपको पता नहीं चल पाया? नहीं, मतलब मैं सेंटर रीच करा और मेरा सेंटर चेंज कर दिया। जैसे मेरा भी नोएडा था लेकिन नॉर्थ कैंपस में मेरा शिफ्ट कर दिया सेंटर और मैं फिर पहुंच नहीं पाया पेपर के लिए। जो लोग देख रहे हैं बाद में जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट शुरू किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सरकार के निर्देश पर, उसकी बात हो रही है। बच्चों को क्या परेशानी आ रही हैं, टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं, और ये जो है आप इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ ये बच्चे ही नहीं, आप यहाँ जो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चे जो अलग अलग राज्यों में हैं, हम तो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन जो अलग राज्यों में हैं जहां पर नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी कमोबेश यही परिस्थितियां वो झेल रहे हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए और समझना चाहिए। मेरे साथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, साहब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कपूर है, मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूं प्रथम टेस्ट प्रेप का। मुझे ये बताइए कि क्या ग्लिचेस आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है? हालांकि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो नीट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, एक दिन में करवाती है और इतने अपीयर होते हैं। सर पहली चीज सीयूईटी एक नया एग्जाम नहीं है, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। अब जो इस साल आपने देखा वो एक नया वर्जन ऑफ द एग्जाम। पहले इसमें काफी कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी, अब जब से सरकार ने बोला कि इसी के थ्रू एडमिशन होगा, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल कर दिया गया। पहल बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि यार बच्चों को सिर्फ 12th की बेसिस के ऊपर, जहां पे 100% के ऊपर भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, 99% लाने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उस स्ट्रेस से लोग बाहर हो गए। बट अगर आप उसे देखें, ये स्ट्रेस तो हल्का हुआ ही आप ये मानते हैं? बिल्कुल है, बट अगर आप देखें कि वो स्ट्रेस हटने के बाद एक सीयूईटी का स्ट्रेस बढ़ गया, राइट? और जब ये सीयूईटी का स्ट्रेस बढ़ गया तब आपने ये देखा कि जब टेक्निकल ग्लिचेस हुए, जो कॉन्सेप्ट पे उन्होंने सीयूईटी बनाया वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। वो मतलब इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम। अब एनटीए बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम कराता है, नीट कराता है, जेई मेन कराता है और अब वो सीयूईटी भी करा रहा है। बट हमने इस साल ये नहीं देखा कि नीट में या जेई मेन में कोई ग्लिचेस आए हैं। वो सारे ग्लिचेस सीयूईटी में इसलिए आए हैं क्योंकि इट इज अ वेरी
काफी जल्दी बनाया गया। तैयार नहीं थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसा बता रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन कर दें कि ये किस पैटर्न पर पेपर हो रहे हैं और किस पैटर्न पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैसे उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिज्ञासा रख रहे हैं जो देख रहे होंगे, उनको भी सोच रहे होंगे कि क्या फर्स्ट में कैसे सिलेक्शन करे, सेकंड वाले का कैसे होगा, थर्ड वाले का कैसे। जी बिल्कुल। सो अगर आप बोर्ड पे ध्यान दें तो सीयूईटी के अंदर आपके पास 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 जो लैंग्वेज सेक्शन है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन कंप्राइज करते हैं सीयूईटी को। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सर इसके अंदर 2 पार्ट हैं, 1A एंड 1B। 1A के अंदर आपकी करीबन 13 लैंग्वेजेस हैं और 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस आती हैं। 1A के अंदर जो 13 लैंग्वेजेस हैं वो टिपिकली हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, वो इंडिया की लैंग्वेजेस आती हैं। जो 1B है जिसमें 20 लैंग्वेजेस हैं वो सारी स्पेनिश, पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, वो सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जिसको भी अगर जैसे JNU में लैंग्वेज कोर्सेज हैं, DU में लैंग्वेज कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। सो बच्चे को इन 33 लैंग्वेजेस में से चूज करना है, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टास्क। जब आप दूसरे सेक्शन में आते हैं, ये है डोमेन सेक्शन। ये क्या होता है डोमेन? डोमेन इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ जो उन्होंने 12th में पढ़ाई करी NCERT की। ठीक है। वो NCERT की तो बंगाल बोर्ड नहीं पढ़ रहा है, मलयालम बोर्ड अलग है, केरला का, CBSE बोर्ड, कर्नाटका का अलग है, ICSE है, और CBSE बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स कवर नहीं कराए जाते NCERT के। ठीक है। तो ये चीजें नहीं देखी गई, ये बच्चों पे थोप दिया गया कि आज NCERT ही फॉलो होगा, चाहे आपके बोर्ड में वो कराया जाता हो या ना कराया जाता हो, पूरी तरह कराया जाता हो या बिल्कुल ना कराया जाता हो, वो बच्चों के ऊपर कैसे सेलेक्ट करेंगे। राइट। इसके अंदर भी 2 सेक्शंस थे, 2A एंड 2B, जिसके अंदर टोटल मिला के 27 सब्जेक्ट्स आते हैं। जब मैं इनकी बात करूं, B1 के अंदर 17 है, सो इसके अंदर 17 सब्जेक्ट्स आते हैं जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, और 2B के अंदर आते हैं 9 सब्जेक्ट्स। 17 जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वैसे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये जो मास कॉम, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, जो अदर एफिलिएट सब्जेक्ट्स हैं जो CBSE ऑफर करता है और भी बोर्ड्स ऑफर करते हैं, वो सारी इसमें आते हैं। जो सेक्शन 3 है वो है जनरल टेस्ट, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो जब ये CUET की बात शुरू हुई थी और ये बोला गया था कि DU के अंदर एडमिशन बोर्ड्स के ऊपर नहीं होगा, CUET के थ्रू होगा, तो सारी बात ये थी कि यार जनरल टेस्ट विल बी द डिफाइनिंग फैक्टर। बट ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन आए, तो उन्होंने ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया जिसके थ्रू अब आप एडमिशन ले पा रहे हैं। सो परेशानियां कहाँ आ रही हैं? परेशानियां बहुत हैं कि कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन रहे हैं। अगर आप देखें, आउट ऑफ 27 सब्जेक्ट्स बच्चा 6 सब्जेक्ट्स ले सकता है। ठीक है। अगर उस बच्चे को बहुत सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है जैसे DU के अंदर, तो उसको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, 6 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे और एक जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। लैंग्वेज में अगर वो इंग्लिश लेता है तो अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस आएंगे जिनको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। 6 डोमेन में 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 40 उन्हें करने हैं और हर सेक्शन के लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे। और जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 60 क्वेश्चन उन्होंने देने हैं इन 60 मिनट्स। तो अगर आप बेसिक चीज देखें, 45 प्लस 6 इंटू 45 प्लस 60, ये ओवरऑल ही इतना बड़ा टेस्ट बन रहा है बच्चे के लिए कि वो एक सिटिंग में आप दे ही नहीं पाएंगे उसे। ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए NTA ने क्या बोला? NTA ने बोला हम स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में पेपर को डिवाइड कर देंगे। कुछ कॉम्बिनेशन वो स्लॉट 1 में देगा, कुछ कॉम्बिनेशन वो स्लॉट 2 में देगा। राइट। अब इसके अंदर जब आप बैठे हैं एक टेस्ट सेंटर पे, हर बच्चे का कॉम्बिनेशन अलग है। तो जहां से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कहीं से तो वो डेटा डाउनलोड कर रहा है, वहां पे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, एक पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, वो डाउनलोड करके रख सकते हैं। बट अगर आप 40 डिफरेंट टाइप के पेपर देखें और बच्चा 3 घंटे भी बैठा है, 3 घंटे 45 मिनट भी बैठा है, 6 घंटे भी बैठा है, इन सब चीजों के अंदर आपका ग्लिचेस आने जायज ही हैं और वो होंगे। मैं 1 मिनट आपके पास आता हूँ, पहले मैं इनसे पूछ कर आता हूँ। आप बताइए कि ये जो एग्जाम जब आप दे रहे थे तो कितना स्ट्रेस था उसमें? स्ट्रेस तो काफी था। ये सब जो बता रहे थे सर अभी जी, ये सब चीजों को लेकर हाँ क्या से था? स्ट्रेस काफी था। मैं क्वेश्चन आगे टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में
एमसीक्यूज आए थे ना? हाँ एमसीक्यूज आए थे, मतलब क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो सारी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, बहुत मतलब बहुत स्ट्रेस था, टाइम मैनेजमेंट की था, मैथ्स में थे 40 क्वेश्चन में। चूज कैसे किया आपने ये? अच्छा सब्जेक्ट चॉइस। हाँ, सब्जेक्ट चॉइस। हाँ तो मैंने इजी से हार्ड करा था, पहले इजी दिया था इंग्लिश, फिर मैंने बिजनेस दिया था, फिर जनरल टेस्ट, फिर मैथमेटिक्स लास्ट में। तो ये जो ग्लिचेस आए, जी ये सर। ये बार बार जो कराया 3 हिस्सों में, जी। स्लॉट्स जो है Slot 1, slot 2, इस वजह से आ रहा सर वो भी है, प्लस कॉम्बिनेशन इतने सारे बन रहे हैं ना, हर बच्चा जो एक सीट में बैठा है कि 40 बच्चे बैठ के कंप्यूटर में एग्जाम दे रहे हैं और 40 का अलग अलग पेपर है, तो वो कहीं से तो डाउनलोड कर रहे हैं एक ना चीज पेपर। एमसीक्यू पे पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उसके बाद आप मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिएगा। एमसीक्यूज में क्या है कि जनरली ये हिस्ट्री जैसे हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, अब इंग्लिश लिटरेचर हो गया, तो इसमें एमसीक्यूज क्या ही पूछेगा, क्योंकि अब पोइट्री है, उसमें प्रोज है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है गुंजाइश होनी चाहिए। तो एमसीक्यू में ये इस तरह के सब्जेक्ट्स जो आएंगे, इनको किस तरह से वो एमसीक्यूज में होंगे? एनटीए ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था, सैंपल पेपर्स जब लॉन्च किए थे उन्होंने, तो उन्होंने बताया था कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, सब्जेक्ट्स में और एप्टीट्यूड में। ठीक है, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स जो सीबीएसई पढ़ाता है वो सब्जेक्टिव नेचर में होते हैं, जैसे हिस्ट्री की आप बात करें, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि यार हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको ऑप्शन दी जाएंगे, बेस्ड ऑन द केस स्टडी यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, राइट। तो उनकी कोशिश ऑब्वियसली है कि सब्जेक्टिव को एमसीक्यूज में कैसे कन्वर्ट करा जाए, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एम्बिग्युइटी तो उसमें रहती है कि आप डायरेक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं और आप क्या वो एक्सप्लेनेशन आपकी 4 ऑप्शंस में है भी या नहीं, वो भी तो लिमिटिंग फैक्टर है कि आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ के कुछ आंसर बनाया, बट वो आपकी समझ से चारों ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ सिचुएशन कि यार आपने जो समझा क्या वो सही समझा या नहीं समझा, या क्वेश्चन ही गलत है। ये भी तो हो सकता है कि आपके पेपर में जो आया वो क्वेश्चन गलत है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लोग साइकोलॉजी का पेपर देते टाइम उनको सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए, सोशियोलॉजी का पेपर देते टाइम उन्हें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए। जनरल टेस्ट में भी काफी क्वेश्चंस जो, क्योंकि हर सेट अलग है, क्योंकि हर दिन जो एग्जाम हो रहा है, हर सेंटर पे जो एग्जाम हो रहा है उसके सेट बदल रहे हैं, क्वेश्चन बदल बच्चों रहे से एक हैं। बार पूछता हूँ, आपने कैसे सिलेक्ट किया अपने सब्जेक्ट्स को? मेरे को सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि मेरे को जिन 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना था उसके लिए 2 रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट थे, तो कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब हम एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ उस वक्त ये चीज़ थोड़ी सी इशू आ रही थी कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस थे। वो ऐसा लग रहा था वीए के क्वेश्चंस एलआर में भी हैं, एलआर के क्वेश्चंस क्यूए में भी लग रहे थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंटरडिसिप्लिनरी थे। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी मतलब थोड़ा टफ था चूज़ करना सब्जेक्ट्स अपने, बट कोर्स के अकॉर्डिंग हमें फिर थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट्स करने पड़े। लेकिन जैसे सर ने भी कहा कि बहुत बच्चों के साथ यही हुआ कि वहाँ सेंटर में हमने पेपर जैसे दे रहे हैं, तो साइकोलॉजी का पेपर किसी को हो रहा है, सोशियोलॉजी का पेपर, मतलब सबके अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पे। आप भी शेयर करते रहिए इस चर्चा को, इसमें शामिल भी हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्लिचेस की बात हुई है तो खैर हो गई, अब ये बताइए कि इसमें आदमी बीकॉम ऑनर्स अगर लेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ मैथमेटिक्स तो लेगा ही। सर बहुत इंटरेस्टिंग, सो सीयूईटी का जब फॉर्म निकला कि उन्होंने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने को बोले, उसके अंदर आखिरी दिन तक चेंजेस हो रहे थे। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, हम पिछले साल तक जब मेरिट के बेस पे एडमिशन होता तो मैथ्स वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, नॉन मैथ्स वाला बच्चा उसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता था। बट हाउएवर अब सीयूईटी के अंदर जब अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 सब डोमेन सब्जेक्ट्स ही आप ले सकते थे। पहले कॉम्बिनेशन में मैथ्स ले सकते हैं आप, एंड उसके साथ 2 और एकेडमिक सब्जेक्ट फ्रॉम 2A आप ले सकते हैं। दूसरा है कॉम्बिनेशन है कि आप अगर मैथ्स नहीं है तो अकाउंटेंसी से उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं और कोई और 2 डोमेन सब्जेक्ट लेके भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी था कि आप बीकॉम ऑनर्स करने के लिए अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट भी हैं तब भी आप बीकॉम ऑनर्स अप्लाई करके अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा एक कोर्स है जर्नलिज्म ऑनर्स, उसमें स्टार्टिंग में ये रिक्वायरमेंट था कि इंग्लिश मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ऑनर्स डीयू का कोर्स है जिसमें इंग्लिश पहले कंपलसरी था, उसके साथ सेक्शन 2 में मास कॉम सब्जेक्ट होना जरूरी था। अब मास कॉम सब्जेक्ट टिपिकली बहुत कम स्कूलों में अवेलेबल है, प्राइवेट स्कूल्स में वो बिल्कुल भी
पसंद नहीं किया जाता, प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, तो बहुत ही लिमिटेड बच्चे थे जो उसके लिए अप्लाई कर सकते। बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार इसकी वजह से एप्लीकेशंस या उस सब्जेक्ट के लिए कोर्स के लिए समझ लिया ना आपने, पत्रकार को ही बनना नहीं चाहता, मास कम्युनिकेशन, राइट। तो उन्होंने फिर ये बोला कि चलो मास कॉम के बजाय कोई और दो डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे भी आप एडमिशन लेके सीयूईटी देके आप जर्नलिज्म ऑनर्स कर सकते हैं। तो लास्ट मिनट तक कॉम्बिनेशन चेंज होते रहे हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि थॉट गलत है, मे बी एग्जीक्यूशन कैन इंप्रूव इन द लॉन्ग रन। मतलब ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको भी बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत इसको सही तरह से बहुत ज्यादा। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फीडबैक के बाद दे विल थिंक अबाउट इट एंड प्रॉब्ली ब्रिंग अ डिफरेंट सीयूईटी नेक्स्ट ईयर। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जिस तरह से जिस पैटर्न पर ये एग्जाम हो तो रहे बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो थोड़ा इसको कंडक्ट करने में परेशानी उसको हो रही है, जिसकी वजह से टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब चीजें फुल प्रूफ हो जाएंगी तो ये एक उससे छुटकारा मिलेगा कि ये जो कॉलेज बच्चे दौड़ते थे अपनी मार्कशीट लेकर और अच्छे नंबर आने के बावजूद अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, वो अब मिलने लगेगा। इसमें न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं भारत में चारों तरफ, वहां भी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 2 रह गए हैं टेस्ट जो 30 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे, उसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। शायद सर की बात सुन ली होगी उन लोगों ने, तो अब आसानी हो जाएगी सब्जेक्ट्स को चूज करने में। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।